जो औसत प्रोसेसिंग का समय था उसे घटाया गया और अब सिर्फ 16 दिनों में हो रहा है। अब सिर्फ 16 दिनों में हो रहा है और इसमें 45% 24 घंटे के अंदर 45% से ज्यादा रिफंड प्रोसेस कर दिया जा रहा है। इसे और बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए हम अगली जनरेशन का कॉमन आईटी फॉर्म भी ला रहे हैं जिससे कि टैक्स पेयर को फायदा होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक सिस्टम हम बनाएंगे। एमएसएमई और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें, एमएसएमई की बात करें तो वो ग्रोथ का इंजन होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। एमएसएमई का जो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए है और जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है उनको टैक्सेशन का फायदा मिलेगा और इसकी लिमिट को हम बढ़ा रहे हैं 3 करोड़ एमएसएमई के लिए और एमएसएमई के और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 75 लाख कर रहे हैं जिनकी कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा ना हो, उनकी कैश प्राप्तियां 5% से ज्यादा ना हो। इसके अलावा एमएसएमई को हम मदद करना चाहते हैं, उनको सही समय पर मदद मिले, उनको पेमेंट मिले। इसके लिए जो व्यय है तो उनको सही समय पर पेमेंट मिलना हम सुनिश्चित करेंगे। एमएसएमई को सहयोग की बात करें, कोऑपरेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी हमारा सिद्धांत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे देश का ये सिद्धांत रहा है कि सहयोग के जरिए हम आगे बढ़ते हैं और अमृत काल में इस स्पिरिट को हम और बढ़ाएंगे। हमारे पास कई सारे प्रस्ताव हैं जिसमें कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को फायदा पहुंचाएंगे। पहला, नए जो कोऑपरेटिव बनते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी विनिर्माण के काम में लगते हैं 2023-24 31 मार्च तक लगे हुए हैं, उनको 15% का कम टैक्स देना पड़ेगा। जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये फायदा होगा। दूसरा, हम ये जो चीनी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव सहकारी संघ हैं उनको ये मौका दे रहे हैं कि जो गन्ना के किसान हैं उनको असेसमेंट ईयर 2016-17 से पहले जो खर्च उन्होंने किया है वो जारी करें। इससे 10,000 करोड़ की राहत मिलेगी। तीसरी बात, हम एक उच्च सीमा 2 लाख प्रति व्यक्ति प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव में 2 लाख की उच्च सीमा स्थापित कर रहे हैं प्रति व्यक्ति। एग्रीकल्चरल और रूरल बैंक के जरिए ये उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी बात, एक उच्च सीमा हम उपलब्ध करा रहे हैं 2 लाख प्रति सदस्य जो बुनियादी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। इसी की तरह जो 3 करोड़ टीडीएस की कोऑपरेटिव को 3 करोड़ की उच्च सीमा दी जा रही है टीडीएस में। स्टार्टअप की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता बहुत जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। हमने कई कदम उठाए हैं स्टार्टअप को फायदा पहुंचाने के लिए, उसका फायदा भी हमें मिला है। भारत अब तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जो स्टार्टअप के लिए पूरे विश्व को अगर आप देखें, और इनोवेशन या नवाचार के मामले में दूसरे नंबर पर भारत है। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है इसको हम स्टार्टअप के लिए 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम ये जो भी उनका घाटा है, चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग की वजह से जो घाटा होता है स्टार्टअप्स को, वो 7 साल से इनकॉर्पोरेशन के 7 साल से बढ़ाकर उसे इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक कर रहे हैं। जो भी अपील है कमिश्नर लेवल पर जो संख्या है उसे कम करने के लिए हम 100 जॉइंट कमिश्नर्स की नियुक्ति को हम प्रस्तावित करते हैं ताकि जो छोटी अपील है उसको एड्रेस किया जा सके। इसमें वो केसेस को चुनेंगे ताकि इस मामले में तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। जो भी टैक्स की जो छूट है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, छूट का फायदा उठाया जा सके। हम कैपिटल गेन्स की जो डिडक्शन है निवेश में रेसिडेंशियल हाउसेज में सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के तहत 10 करोड़ से कम किया जा रहा है। और
इनकम टैक्स में जो छूट होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, तार्किक हम बनाना चाहेंगे। रेशनलाइजेशन यानी तार्किक बनाना बहुत जरूरी है। हम उसको सरल करना चाहते हैं। अगर इसमें बोर्ड आते हैं, कमीशन आते हैं, जो कि नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर हाउसिंग की बात की जाए, शहरों के विकास की बात की जाए, और शहरों के रेगुलेशन की बात की जाए तो उन्हें इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। ये एक बड़ा कदम होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। 10,000 का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसे हम हटा रहे हैं। गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कैपिटल गेन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकेगा। on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. इसके अलावा जो कदम हमने उठाए गए हैं इस वित्त बिल में वो निम्नलिखित है। टैक्स बेनिफिट के अवधि को बढ़ाया जा रहा है। IFSC के लिए जो अवधि है वो 31/3/2025 तक बढ़ाई जा रही है। 276A इनकम टैक्स के अधिकतर नियमों को अपराध के दायरे से बाहर किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। IDBI बैंक का जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे। पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात की जाए, और अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार है, पर्सनल इनकम टैक्स। हमने 5 बड़े ऐलान करने हैं इस क्षेत्र में। ये इससे प्राथमिक तौर पर हमारे जो मेहनती मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। पहला, जिसमें छूट फिलहाल जिसको 5 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ओल्ड या न्यू रेजीम में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। हम इस रिबेट की जो लिमिट है उसको 7 लाख तक बढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर रहे हैं। और हम प्रस्ताव करते हैं कि रिबेट की लिमिट जो है वो 7 लाख रुपए की जा रही है नए टैक्स रेजीम में। और अब जो नए टैक्स रेजीम में जो लोग होंगे जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए तक होगी, आमदनी होगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो प्रस्ताव जो मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है, हमने 2020 में जिसको लागू किया था, नया पर्सनल इनकम टैक्स रेजीम लागू किया था जिसमें 6 इनकम स्लैब्स बनाए गए थे जो 2.5 लाख से शुरू होते हैं। अब हम उसमें बदलाव करना चाहते हैं। इसमें जो नंबर हैं स्लैब्स को 5 किया जा रहा है और टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख की जा रही है। दो नए टैक्स रेट हैं वो इस तरह से होंगे: 0 से 3 लाख तक निल, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स होगा। ये मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, खासतौर पर जो टैक्स पेयर हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा नए रिजीम के तहत। जिसकी एक इंडिविजुअल जिसकी कमाई 9 लाख रुपए है उसे सिर्फ 45,000 रुपए भरने पड़ेंगे
ये सिर्फ 5% है उसकी कमाई का। It is a reduction of ये 25% on लगभग 25% कमी इसमें लाई गई है। जो अब तक उसको भरना पड़ता था उससे 25% कम हुआ है। 60,000 के बजाय अब उसे 45,000 भरना पड़ेगा। इसी तरह एक शख्स जो कि 15 लाख रुपए तक कमाता है उसको सिर्फ अब 1.5 लाख रुपए यानी कि 10% उसकी कमाई का भरना पड़ेगा। इसमें लगभग 20% की कमी आई है। पहले ये 1,87,000 करोड़ 1,87,000 होता था। मेरा तीसरा प्रस्ताव जो सैलरी क्लास है उनके लिए है और जो पेंशनर है उनके लिए है, खासतौर पे जो फैमिली पेंशनर है उनके लिए भी, जिसके लिए हम प्रस्ताव देते हैं कि उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो फायदा है वो नई टैक्स रिजीम में हर सैलरीड पर्सन को जिसकी 15.5 लाख रुपए होगी या उससे ज्यादा होगी उसको 52,500 रुपए का फायदा मिलेगा। हमारा चौथा प्रस्ताव ऐलान इससे जो ऊंचे टैक्स रेट वाले हैं उनके लिए है, जो भी 42.7% है। ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। हम जो हाईएस्ट सरचार्ज है, जो हम प्रस्ताव करते हैं कि जो हाईएस्ट सरचार्ज है उसको कम करेंगे, जो 37% से कम होकर अब 25% होगा। नई टैक्स रिजीम में 37% से घटकर 25% होगा। इससे इसका फायदा ये होगा जो मैक्सिमम रेट में जो कमी आएगी, इसमें जो मैक्सिमम रेट होगी, मैक्सिमम टैक्स रेट में 39% तक कमी आ जाएगी। अब इस आखिर में हम ये कहना चाहेंगे 30 लाख की जो टैक्स एग्जेंशनल लीव इनकैशमेंट पर जो 3 लाख रुपए है, रिटायरमेंट जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो 2002 में तय किया गया था, 3 लाख की सीमा थी। तब हाईएस्ट बेसिक पे सिर्फ 30,000 रुपए प्रति महीना हुआ करता था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है और उसी के हिसाब से हम इस लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर रहे हैं। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा। और हम इसमें और भी नई इनकम टैक्स रिजीम को अब ये डिफॉल्ट होगी, यानी सबको लेना होगा। लेकिन जो भी लोग पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद डिफॉल्ट जो होगा वो नई टैक्स रिजीम के तहत होगा। ये जो सब तमाम चीजें हैं वो एनेक्सर में दिया गया है। और 38,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है, 37,000 crore in direct taxes and 37,000 करोड़ रुपए की कमी होगी और 1,000 करोड़ की इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी होगी। और इसके अलावा 3,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जो है वो हम लगाएंगे। इसमें 35,000 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, इन शब्दों के साथ हम बजट को समर्पित करते हैं। नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आपकी अनुमति से सर हम टेबल पर मौजूदा विवरण को रखना चाहते हैं। सेक्शन 3(1) फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल